नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश संकट पर। वर्तमान में हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश हिंसा, भय, आगजनी, अराजकता से ग्रसित है। वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार जो शेख हसीना के नेतृत्व में संचालित थी, उसे गिरा दिया गया है। शेख हसीना ने भागकर भारत की शरण ली है। दोस्तों, इन सभी के पीछे क्या कारण रहे हैं? ठीक है, किस छात्रों के अलावा, छात्रों का जो आंदोलन था, उसके अलावा अन्य किसी शक्ति का हाथ है क्या? पर्दे के पीछे और किसी की भूमिका है क्या? ठीक है, भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे थे? भारत के साथ बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंध क्या रहे हैं? बांग्लादेश का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है? इन सभी तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही वर्तमान में जो हिंसा हो रही है, उसमें हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके साथ जो यातनाएं उनको दी जा रही हैं, उनका समाधान क्या है? इन सभी पर चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, ये छायाचित्र आपको स्टूडेंट्स मूवमेंट का दिख रहा है। ठीक है, उग्र भीड़ थी। ये है 5 अगस्त की तस्वीर, जिस दिन शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का जो आवास है, जिसे गण भवन के नाम से जाना जाता है, उस पर अराजकवादी तत्वों ने, उग्र भीड़ ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, उससे पहले शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया था, नहीं उनकी हत्या कर दी जाती। उग्र भीड़, जिसमें लगभग 5 लाख लोग थे, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच कर चुके थे। ठीक है, वर्तमान में जो हिंसा और आंदोलन हुए, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या रहे हैं? दोस्तों, किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जिसमें जैसे आंतरिक कारण और बाह्य कारण। आंतरिक कारण क्या होते हैं? आंतरिक कारण किसी देश की व्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, ऐसे कारण होते हैं। ठीक है, धार्मिक, ये कारण क्या कहलाते हैं? आंतरिक कारण कहलाते हैं। और देश के अंदर ही ये कारण उत्पन्न होते हैं। एक कारण है बाह्य कारण। बाह्य कारण क्या है? जिसमें किसी बाहरी शक्ति, बाहरी देश का हाथ होता है, उन्हें बाह्य कारण के नाम से एक्सटर्नल रीजन, और ये है आपका इंटरनल रीजन। ठीक है, एक्सटर्नल रीजन की बात करते हैं, बाह्य कारणों की बात करते हैं। चीन, भारत और शेख हसीना बांग्लादेश के बीच बढ़ते मधुर संबंधों से चिंतित था। वह नहीं चाहता था कि भारत के नजदीकी पड़ोसी देश सुख से रहें, शांति से रहें। जैसे मालदीव के साथ भारत के संबंध खराब कराए, श्रीलंका के साथ खराब कराए, वैसे ही चीन बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध खराब करा कर भारत की जो पूर्वी सीमा है, उसे असुरक्षित करना चाहता था। भारत को तनाव में रखना चाहता था। ये चीन की चाल थी। कई बार, कई मोर्चों पर चीन ऐसी मांग शेख हसीना से कर चुका था। हाल ही शेख हसीना की एक बैठक थी, चीन में दौरा था। शेख हसीना नाराज होकर चीन से वापस लौट आई थी। इसके बाद चीन अपने गंभीर प्रयास में लग गया था, कैसे भी शेख हसीना की सरकार गिराई जाए। और अन्य बाह्य कारणों की बात करते हैं। बांग्लादेश की एक स्टूडेंट्स की संस्था है, उसका नाम है जमायत ए इस्लामी। ठीक है, उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, खुफिया पुलिस गुप्तचर एजेंसी आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इस्तेमाल करती है। साथ ही चीन उस संस्था को, आईएसआई को क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है, उसे आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराता है। और ये आईएसआई बांग्लादेश की जो जमायत ए इस्लामी संस्था है स्टूडेंट्स की, उसको सपोर्ट कर रही थी। इन सब का मिला जुला खेल था, जिससे ये जो छात्र आंदोलन था, वो क्या है? उग्र रूप में बढ़ा, उसमें आग डाली गई। इसी कारण इसकी लपटें इतनी बड़ी बड़ी आई, जो हमें दूर से दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में बात करते हैं डोनाल्ड लुई। ये डोनाल्ड लू है, जो क्या है? ब्रिटेन, सॉरी, अमेरिका के जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, वहाँ के प्रशासक हैं। मतलब दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया में प्रशासक के रूप में काम करते हैं। अमेरिकी सरकार की तरफ से नियुक्त हैं। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के गतिरोध को पैदा करना, किसी भी गतिरोध को खत्म करना, जिसमें अगर अमेरिका की कोई भूमिका है, तो उसको तय करने वाला ये चेहरा आप देख रहे हो, यही है। इसने बांग्लादेश से मांग करी थी कि हम आपके देश में एक सैनिक बेस बनाना चाहते हैं, मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। शेख हसीना ने साफ साफ मना कर दिया, मैं मेरे देश में किसी बाह्य शक्ति को मिलिट्री बेस नहीं बनाने दूंगी। इसके बाद में कई प्रकार के तनाव शेख हसीना को दिए गए, आर्थिक पाबंदियां लगाई गई। साथ ही कहा गया
कि हम आपके देश के और टुकड़े कर देंगे। ध्यान रखना, शेख हसीना ने इसके बाद में एक रिपोर्टर्स को बताया था कि एक व्हाइट मैन मेरे पीछे पड़ा है और मुझे धमकी दे रहा है कि हम आपके देश के टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तो ये अमेरिका की चाल, अमेरिका का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया था। अमेरिका चाहता था कि दक्षिणी एशिया में मेरा एक मिलिट्री बेस स्थापित हो जाए ताकि चीन और भारत दोनों को मैं संतुलित कर सकूं। अब चलते हैं आंतरिक कारणों पर दोस्तों। आंतरिक कारणों में स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जो छात्रों का संघर्ष हुआ था, आरक्षण व्यवस्था थी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे थे उनको रजाकार कह दिया था शेख हसीना ने। रजाकार के बारे में हम आगे जानेंगे। रजाकार क्या है? रजाकार वहां पर एक तरह से देशद्रोही का उपमा है, तमगा है, वो उनको कह दिया था, जिससे स्टूडेंट्स में और नाराजगी बढ़ गई और गुस्सा बढ़ा। साथ ही स्टूडेंट्स पर गोली, टीयर गैस, बुलेट चलाना, इंटरनेट बंद करना भी कहीं ना कहीं उनको और हिंसा के लिए उकसा रहा था। साथ ही इंडिया और हिंदू समर्थक का तमगा, शेख हसीना को इंडिया का समर्थक, हिंदू समर्थक के रूप में जाना जाता है, जबकि दूसरी बेगम जो वर्तमान में जेल में बंद है, खालिदा जिया, जियाउर रहमान की पत्नी है, बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री है। 1996 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बनी थी, 91 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, वो पाकिस्तान और चीन समर्थक मानी जाती है। इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन की समर्थक बांग्लादेश नेशनल पार्टी रही है, जो खालिदा जिया के नेतृत्व में संचालित है। ठीक है, तो ये सभी कारण आरक्षण व्यवस्था के साथ संचालित है। अब बात करते हैं आरक्षण व्यवस्था की। दोस्तों, बांग्लादेश में साधारण छात्र संगठन था, बांग्लादेश छात्र संगठन। उसने क्या है, बांग्लादेश में 30% आरक्षण, बांग्लादेश में 30% आरक्षण 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, उस समय जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी उन लोगों को दिया गया है। 30% आरक्षण उनको दिया गया था। उसके विरोध में, आरक्षण के विरोध में फरवरी 2018 में छात्रों ने एक आंदोलन शुरू करा। उस आंदोलन के दबाव में आकर अक्टूबर 2018 में शेख हसीना ने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जॉब में जो 30% आरक्षण जो मुक्ति वाहिनी या मुक्ति योद्धाओं को दिया था, मुक्ति वाहिनी या मुक्ति योद्धाओं के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, उनको दिया गया था। मतलब जो स्वतंत्रता में जिनकी भूमिका थी उनको ये आरक्षण दिया गया था। ठीक है, लेकिन उनको पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाने लग गया। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने फ्रीडम फाइट के लिए लड़ाई करी, उनको दे दिया, उनके बच्चों को दे दिया, अब उनकी दूसरी पीढ़ी को भी देने लगे। ठीक है, तो उससे बच्चे नाराज थे। 30% एक बहुत बड़ी संख्या होती है और अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी दी जा रही थी। साथ ही इस आरक्षण व्यवस्था में भेदभाव था। इसमें क्या था, जो अवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी थी अवामी लीग के जो लोग थे, ठीक है, उनको ही ज्यादा मोस्टली इस आरक्षण के दायरे में लाया जा रहा था, जैसा कि स्टूडेंट्स द्वारा बताया जा रहा है। इसमें करप्शन व्याप्त थे। कौन फ्रीडम फाइटर है ये तय करने वाली भी सरकार यानी अवामी लीग ही थी। ठीक है, तो इसके बाद में शेख हसीना ने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में इस आरक्षण को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 2021 में जाकर वापस स्थिति बिगड़ गई। 2021 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट में 7 बच्चे आरक्षण को लेकर चले गए। 7 बच्चे कौन, जो मुक्ति वाहिनी में शामिल थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके 7 बच्चे आरक्षण को वापस बहाल करने के लिए कहां चले जाते हैं, वापस हाई कोर्ट में जाते हैं। और हाई कोर्ट 5 जून 2024 को वापस बहाल कर देता है। वापस आरक्षण को क्या कर देता है, बहाल कर देता है। जैसे ही हाई कोर्ट आरक्षण को बहाल करता है और उसके बाद में बांग्लादेश में वापस स्टूडेंट्सों के गंभीर आंदोलन वापस प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को इस पर रोक लगा देता है। लेकिन तब तक
छात्रों का आंदोलन भड़क चुका था। बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल हो गए थे, क्योंकि उनको एक बार आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने के बाद वापस उसी आरक्षण व्यवस्था में धकेला जा रहा था, उससे छात्रों में नाराजगी थी। ठीक है, तो बड़ी संख्या में ये आंदोलन इस चक्कर में बढ़ा। समय पर शेख हसीना संभाल नहीं पाई, आंदोलन को दबा नहीं पाई, इससे क्या है, समस्या बढ़ती गई। सरकार कहीं ना कहीं अपनी कमी को छुपाती रही। जैसे ही शेख हसीना अपने प्रधानमंत्री आवास गण भवन को छोड़कर रवाना हुई, पीछे से कुत्सित मानसिकता वाले, ठीक है, संकीर्ण मानसिकता वाले उग्र स्टूडेंट्स ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया। उनके आंतरिक वस्त्रों को जनता के सामने प्रकट करा, उनकी तस्वीरें ली। ठीक है, जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लोगों की मानसिकता के बारे में, इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे छात्र, उनकी मानसिकता के बारे में दिखाता है। ठीक है, उनके आवास से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की चोरी करके ले गए, काफी तोड़फोड़ करी, सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट किया, जो कहीं ना कहीं आंदोलन का सही रूप नहीं है। ये कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि जो छात्रों का जो आंदोलन था वो आरक्षण से न होकर मुख्य इनके पीछे जो शक्तियां थी उनकी वजह से शायद संचालित हुआ होगा। अगर आरक्षण ही केवल वजह होती तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगा दी गई थी, सरकार ने भी आश्वासन दे दिया था। दोस्तों, जिस डोनाल्ड लू की बात कर रहे थे अमेरिका के, उसने इमरान खान की सरकार को गिराने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इमरान खान ने एक बार कहा था कि जो डोनाल्ड लू है वो मुझे बार बार धमकी दे रहा है, वह मुझे बार बार धमकी दे रहा है। ये शेख हसीना की अंतिम तस्वीरें हैं जब वो रवाना हुई थी। साथ ही आंतरिक व्यवस्थाओं की बात करें थे, आंतरिक व्यवस्थाओं में दूसरा सबसे बड़ा चेहरा था आरक्षण के बाद में खालिदा जिया, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की क्या है, प्रमुख थी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश में मुख्य रूप से दो पार्टी सक्रिय हैं, तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग है, और दूसरी पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसकी प्रमुख है खालिदा जिया। खालिदा जिया 1991 से लेकर 1996 तक पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश की सरकार चलाई थी। जिया उर रहमान की पत्नी है, जिया उर रहमान की क्या है, पत्नी है, और ये पाकिस्तान और चीन समर्थक मानी जाती हैं। बताया जा रहा है कि इस संघर्ष में दोनों जो बेगम हैं, खालिदा जिया और शेख हसीना, उनको लेकर भी क्या है, लड़ाई है। शेख हसीना ने हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें इनके अनुसार बताया जाता है कि काफी धांधली की। साथ ही शेख हसीना ने चुनाव लड़ने के लिए सबको स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन खालिदा जिया जो क्या है, उन्हें लग रहा था कि मैं चुनाव में हार जाऊंगी, इसलिए चुनाव में नहीं उतरी, जिससे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज गया कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप से सरकार के चुनाव नहीं हुए हैं। ठीक है, बताया जाता है कि इन दोनों बेगम शेख हसीना और खालिदा जिया की आपसी कसक के चक्कर में ही बांग्लादेश जल रहा है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की। दोस्तों, बांग्लादेश पहले जब भारत आजाद हुआ, जब बांग्लादेश नाम से कोई देश नहीं था। बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। उस समय पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक तरह से पश्चिमी पाकिस्तान जो पश्चिम दिशा में है, पूर्वी पाकिस्तान जो पूर्व दिशा में है। ऐसे में भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान था। ठीक है, जो मुस्लिम बहुल्य इलाके थे उनको पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था। 1971 की बात है। 1971 में भारत में तो देखो पहले चुनाव 1951-52 में हो गए थे। ठीक है, और पाकिस्तान में पहली बार चुनाव दिसंबर 1970 में होते हैं। दिसंबर 1970 में होते हैं। कुल सीट थी 300, कुल सीट 300 थी। जनसंख्या के आधार पर 162 सीट बांग्लादेश जो वर्तमान में है, पूर्वी पाकिस्तान, वहां से चुनी जानी थी, और 138 सीटें इस पश्चिमी पाकिस्तान से चुनी जानी थी।
चुनाव में अवामी लीग शेख मुजीब रहमान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 162 में से 160 सीट प्राप्त कर ली। 160 सीट प्राप्त करने का मतलब है बहुमत शेख मुजीब रहमान ने प्राप्त कर लिया था। जो वर्तमान में जो शेख हसीना है उनके पिता थे शेख मुजीब रहमान, जिन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, वैसे ही शेख मुजीब रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्होंने 162 में से 160 सीटें प्राप्त करी। इधर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने, सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान की, उसने 81 सीट प्राप्त करी, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में। लेकिन पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल था पूर्वी पाकिस्तान पर। पश्चिमी पाकिस्तान नहीं चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान से कोई व्यक्ति हमें चलाए, क्योंकि सारी संस्थाएं, सारी पावर कहाँ इकट्ठी थी? पश्चिमी पाकिस्तान में थी। इनके साथ दोगला व्यवहार होता था, इनके यहाँ विकास के साधन कम थे, ठीक है। और ऐसी स्थिति में पश्चिमी पाकिस्तान के सेना के प्रमुख याया खान ने शेख मुजीब रहमान को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। और सरकार किसके पास आ गई? भुट्टो के पास सरकार आ गई, ठीक है, भुट्टो के पास सरकार आ गई। लेकिन मुजीब रहमान को जब गिरफ्तार किया गया तो मुजीब रहमान ने कहा कि जब तक एक भी पाकिस्तानी बांग्लादेश में रहे तब तक लड़ो और उनको बांग्लादेश से, पूर्वी पाकिस्तान से बाहर निकाल दो, ठीक है। साथ ही भारत इसके लिए पहले से तैयार था। भारत ने मुक्ति वाहिनी नाम से एक सेना तैयार की गई बांग्लादेश के नवयुवकों की। उसको भारत ने क्या करा? प्रशिक्षण दिया, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी एक सेना जिसे रजाकार वाहिनी के नाम से जाना जाता है, उसे कहाँ लगा रखा था? उसे पूर्वी पाकिस्तान में लगा रखा था। ऐसे में यह लड़ाई मुक्ति वाहिनी और रजाकार वाहिनी के बीच में छिड़ गई, ठीक है। मुक्ति वाहिनी को पीछे से भारत का पूरा सहयोग था, ठीक है। दोस्तों ये बात है 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कुछ वायुसेना के प्रमुख स्थल, ठीक है, पठानकोट हो गया, आपका जोधपुर हो गया, ऐसे 7-8 स्थल, जम्मू कश्मीर 7-8 स्थल थे, वहां पर बम गिरा दिए। उसके बाद भारत सीधा इस लड़ाई में उतर गया और भारत ने इस लड़ाई में उतरकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक नया देश जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था उसे बांग्लादेश के रूप में मान्यता 1974 में दे दी, ठीक है। तो दोस्तों 1971 में उसे क्या दे दी? मान्यता दे दी, एक नए देश के रूप में बांग्लादेश को स्थापित कर दिया, ठीक है। इसमें उस समय की तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। इंदिरा गांधी ने बिना डरे किसका सहयोग करा? पूर्वी पाकिस्तान का सहयोग करा। हालांकि अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका ने खूब डराया धमकाया, लेकिन इंदिरा गांधी ने रूस को अपने साथ ले लिया। रूस ने अपने आप ही काउंटर बैलेंस कर दिया, अमेरिका को दबा दिया। अमेरिका देखा इस लड़ाई में अगर मैं कूदा तो वापस तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अमेरिका अपने कदम पीछे ले लेता है और बांग्लादेश के रूप में नया देश स्थापित हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद में 1971 में शिमला में समझौता होता है। 1972 में शिमला में समझौता होता है पाकिस्तान और भारत के बीच में। उस समझौते के तहत शेख मुजीब रहमान को गिरफ्तारी से वापस छोड़ दिया जाता है। शेख मुजीब रहमान सबसे पहले भारत में आते हैं और भारतीय सरकार का क्या करते हैं? भारतीय सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद में कहाँ जाते हैं? बांग्लादेश जाते हैं और वहां की सरकार चलाते हैं। लेकिन आगे जाकर एक नया घटनाक्रम वापस उत्पन्न होता है। बंगबंधु के नाम से मशहूर मुजीब रहमान जो क्या है? बांग्लादेश के राष्ट्रीय पिता हैं, शेख हसीना के पिता हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी के साथ तस्वीर है जब इन्हें पाकिस्तानी कैद से रिहा किया गया तो सबसे पहले लंदन गए। लंदन के बाद में बांग्लादेश जाने से पहले कहाँ आए थे? भारत में आए थे। जनवरी 1972 में इन्हें रिहा किया गया था। अब बात करते हैं, ये याह्या खान हैं और ये हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने क्या करा था? जिन्होंने
पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के 162 सीट प्राप्त करने वाले आपके बंगबंधु मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया था। दोस्तों ये था ऐतिहासिक बैकग्राउंड। उसके बाद में हम बात करते हैं 1975 में, 15 अगस्त 1975 की बात है। बंगबंधु मुजीबुर रहमान को उनके परिवार के सभी सदस्यों सहित मार दिया जाता है। उनके बेटे बहू कोई नहीं बचते हैं। उनकी 2 बेटियां, एक रेहाना और एक हसीना, जो उस समय लंदन पढ़ रही थी, वो बच जाती हैं। बाद में वो लंदन से बांग्लादेश लौटती हैं, अपनी पार्टी अवामी लीग को चलाती हैं और वर्तमान में वो सरकार में थी। ठीक है, अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रही थी, उससे पहले ही तख्ता पलट हो गया। वही खेल होना था, इन्हें भी जान से मारने का प्रयास था, लेकिन तय समय पर देश छोड़ दिया, इसलिए जान बच गई। ठीक है, तो दोस्तों इस देश के लोगों की फितरत ऐसी ही रही है। जो भी भारत के साथ स्नेह से काम करता है, प्यार से काम करता है, उसके खिलाफ आसपास के पड़ोसी देश, सौहार्द से काम करता है तो आसपास के पड़ोसी देश उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में कई प्रकार की तानाशाही सरकार बनती हैं। जियाउर रहमान पावर में आते हैं, उसके बाद में इरशाद पावर में आते हैं, जो खालिदा जिया है वो पावर में आती है, प्रधानमंत्री बनती है। उस समय भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध क्या रहे, कटु रहे, लेकिन शेख हसीना के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच में मधुर संबंध रहे। इससे जो कट्टरपंथी ताकतें थी, जो भारत के पड़ोसी, भारत के दुश्मन देश हैं, उनके काफी समस्या पैदा हो गई थी। दोस्तों ये 5 अगस्त की तस्वीर है, जिस दिन लगभग 5-6 लाख लोग ढाका की सड़कों पर गणभवन, जो प्रधानमंत्री का आवास है, उसकी तरफ कूच कर रहे थे। उससे पहले ही उन्होंने क्या छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा था। ये दोस्तों दिसंबर 1971 की तस्वीर है, जब भारत ने नियाजी, और ये हैं अपने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, उनके साथ में सरेंडर पर यहाँ इनके जनरल नियाजी साइन करते हैं। ठीक है, और इसी दिवस को विजय दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है। तो दोस्तों ये प्राचीन घटनाक्रम है। शेख हसीना मोदी के काफी मधुर संबंध थे। इन्होंने मिलकर देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अच्छा कार्य किया। ये अन्य लोगों को रास नहीं आ रहा था। भारत और बांग्लादेश के बीच में कई प्रकार के समझौते करार हुए थे। अब सबसे बड़ी समस्या है हिंदुओं को बचाओ। वहां अल्पसंख्यकों पर, बौद्ध धर्म के लोगों पर, हिंदुओं पर काफी अत्याचार हो रहे हैं। कई बार सुर्खियों में आ रहा है कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में सरकार से सभी देशवासी निवेदन कर रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे भी हिंसा से बचाएं, उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती न हो, महिलाओं के साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं हो। ठीक है, उनको भी देश के जैसे उनके अन्य देश के नागरिक हैं उनकी जैसे समानता मिले। ठीक, साथ ही बांग्लादेश में वापस लोकतांत्रिक सरकार बने, शेख हसीना की वापसी हो, वापस चुनाव हो और लोकतांत्रिक रूप से सरकार बने। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार ही देश के भविष्य को सुधार सकती है। पिछले 15 साल में बांग्लादेश ने जो विकास किया, कई बार हम सूचकांक पढ़ते हैं, विकास सूचकांक पढ़ते हैं, उनमें बांग्लादेश भारत से ऊपर चला गया था। उसको देखकर लगता है कि बांग्लादेश वास्तव में विकास के रास्ते पे चला गया था, लेकिन वापस इस हिंसा अराजकता से वापस पीछे आ गया है। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई है। वहां के चीफ जस्टिस को घेरकर, सुप्रीम कोर्ट को घेरकर छात्रों ने, उग्र भीड़ ने वापस उनको त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर दिया है। लगातार ये दौर चल रहा है। शेख हसीना के जो भी समर्थक हैं उनसे त्याग पत्र दबाववश लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है इन सभी घटनाक्रमों के पीछे अब प्रमुख भूमिका अंतरिम सरकार के प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस की भी बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी जागरूक रहें। ठीक है, हमारे हितों पर जब भी टकराव आए, हमारे हितों पर जब भी हानि हो, तो हमें उसकी खुलकर चर्चा करनी चाहिए और हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।